15 अगस्त आते ही हमारे भीतर एक अलग तरह का गर्व पैदा होता है। तिरंगा देखते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और हमें याद आता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज मैं आपसे देश की आज़ादी पर सवाल नहीं कर रहा। आज मैं भारत की आज़ादी को कटघरे में खड़ा करने नहीं आया हूँ। आज मैं एक नागरिक के रूप में खुद से एक सवाल कर रहा हूँ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद सिर्फ सरकार के पास नहीं है, सिर्फ नेताओं के पास नहीं है, सिर्फ संविधान के पास नहीं है, बल्कि शायद इसका जवाब हम सबके पास है। सवाल है, क्या सिर्फ देश का आज़ाद होना ही पर्याप्त है? क्योंकि मेरे हिसाब से आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त का उत्सव नहीं है, आज़ादी सिर्फ तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने तक सीमित नहीं है। आज़ादी एक जिम्मेदारी है और शायद उससे भी ज़्यादा आज़ादी एक ऐसी यात्रा है जो 1947 से शुरू हुई थी लेकिन आज भी चल रही है। और अगर यह यात्रा आज भी चल रही है तो हमें भी खुद से पूछना चाहिए कि हम इस यात्रा में कहाँ खड़े हैं। 1947 में भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष किया, किसी ने जेल काटी, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने अपना भविष्य दांव पर लगाया और किसी ने तो अपनी जान तक दे दी। हम आज जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला है। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था, लोगों के सपने थे, बलिदान थे, आंदोलन थे और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे भारत की कल्पना थी जहां भारतीय अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकें। इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है, यह उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भी दिन है जिन्होंने हमारे लिए एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। लेकिन 1947 के बाद एक सवाल आज भी खत्म नहीं हुआ। उस समय सवाल था, देश को आजाद कैसे कराया जाए। आज सवाल है, इस आजादी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और इन दोनों सवालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि किसी देश को आजाद कराना एक ऐतिहासिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन उस आजादी को सही दिशा देना, उसे आने वाले पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना, उसे समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सार्थक बनाना, यह लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। मेरी नज़र में आज़ादी के दो स्तर हैं, एक होती है बाहरी आज़ादी और दूसरी होती है आंतरिक आज़ादी, यानी भीतर की आज़ादी। बाहरी आज़ादी का मतलब है कि आपका देश स्वतंत्र है, आपके देश के फैसले कोई विदेशी सत्ता नहीं ले रही, आप अपने संविधान के अनुसार शासन चलाते हैं, आपके पास अपने अधिकार हैं, आपके पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, आपके पास अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन फिर आती है दूसरी आज़ादी, यानी आंतरिक आज़ादी, अंदर की आज़ादी। और मुझे लगता है कि इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। क्या आप अपनी सोच खुद बना सकते हैं? क्या आप किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि सब नहीं मान रहे हैं या सब मान रहे हैं? क्या आप किसी विचार से असहमत होकर भी उस व्यक्ति का सम्मान कर सकते हैं? क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? क्या आप अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप अपनी राय बदल सकते हैं? क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति की अलग राय को सुन सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपने डर से आज़ाद हैं? क्योंकि कई बार इंसान के पास अधिकार तो होते हैं, लेकिन वह उन अधिकारों का इस्तेमाल करने से डरता है। उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, उसे डर लगता है कि परिवार क्या सोचेगा, उसे डर लगता है कि समाज उसे स्वीकार करेगा या नहीं, उसे डर लगता है कि अगर उसने सवाल पूछा
तो उसे किसी एक खांचे में डाल दिया जाएगा और धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने ही विचारों का मालिक नहीं रहता। वह वही सोचने लगता है जो उसके आसपास के लोग सोच रहे हैं। और शायद यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर हमारे पास सोचने की आज़ादी है लेकिन खुद सोचते ही नहीं, तो क्या हम वास्तव में विचारों से स्वतंत्र हैं? आज जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि शायद समस्या बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज जानकारी इतनी ज़्यादा है कि सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। सुबह हम कोई वीडियो देखते हैं, दोपहर में कोई संदेश देखते हैं, शाम को कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उल्टी बात कह देता है। फिर कोई व्यक्ति अपनी राय बताता है, कोई नेता अपनी राय बताता है, कोई पत्रकार अपनी राय बताता है और कोई सामाजिक माध्यम अपनी राय बताता है। और कई बार हम बिना जांचे किसी एक बात को सच मान लेते हैं, फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर उस पर बहस करते हैं और कभी कभी तो उसी बात के लिए दूसरे इंसान से लड़ भी लेते हैं। लेकिन हमने एक बार भी यह नहीं पूछा, क्या मैंने इस जानकारी को खुद जांचा है? तो सवाल यह है कि जानकारी के इस दौर में क्या हमारी सोच वास्तव में ज्यादा स्वतंत्र हुई है या सिर्फ नए तरीकों से प्रभावित होने लगी? मेरे हिसाब से असली वैचारिक स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी विचार को सुने, लेकिन अंतिम राय बनाने से पहले खुद उसे सोचें, खुद उसकी परख करें, खुद उसकी जांच करें। आप किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अपना विवेक किसी को सौंप मत दीजिए। किसी नेता को सुनिए, किसी आलोचक को सुनिए, किसी विशेषज्ञ को सुनिए, किसी ऐसे व्यक्ति को भी सुनिए जिससे आप असहमत हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ वही सुनते हैं जिससे आप पहले से सहमत हैं, तो आप अपना ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी पुरानी धारणा को मजबूत कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ राजनीति पर लागू नहीं होती, यह धर्म पर लागू होती है, समाज पर लागू होती है, शिक्षा पर लागू होती है, रोजगार पर लागू होती है और संबंधों पर भी लागू होती है। कहा जाए तो हर जगह लागू होती है। क्योंकि स्वतंत्र सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही होंगे। स्वतंत्र सोच का मतलब है आपको अपनी गलती सुधारने की आजादी भी होगी। अब एक और सवाल, हम देशभक्ति को कैसे देखते हैं? मेरे लिए देश से प्रेम करने का मतलब सिर्फ 15 अगस्त को अपनी तस्वीर बदलना नहीं है, तिरंगा लगाना नहीं है, राष्ट्रगान सुनकर गर्व महसूस करना नहीं है। तो फिर देश के लिए भावुक होना भी गलत नहीं है, राष्ट्रगान सुनना भी गलत नहीं है, बल्कि यह सब हमारी सामूहिक पहचान का हिस्सा है। लेकिन क्या देशभक्ति सिर्फ इतनी ही है? मेरे लिए देश से प्रेम करने का एक बहुत सरल मतलब है कि अपने देश को बेहतर देखने की इच्छा। अगर सड़क अच्छी है, खुशी होनी चाहिए। अगर कोई भारतीय दुनिया में अच्छा काम करता है तो गर्व होना चाहिए। अगर भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो खुशी होनी चाहिए। अगर कोई भारतीय वैज्ञानिक नई उपलब्धि हासिल करता है, हमें गर्व महसूस होना चाहिए। और अगर हमारे खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं तो गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कमी है, उसे सुधारने की इच्छा भी होनी चाहिए, ना कि उसकी आलोचना करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, हमें उसकी चिंता होनी चाहिए। अगर किसी युवा को अवसर नहीं मिल रहा रोजगार का, तो हमें सवाल करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारे शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है। अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हमें रोकने की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। क्योंकि अपने परिवार से प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि आप परिवार की हर गलती को सही कहेंगे। कई बार परिवार की गलती बताना भी परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है। कई बार
सुधार की इच्छा भी प्यार का ही हिस्सा होता है। इसी तरह देश से प्यार का मतलब सिर्फ प्रशंसा नहीं, जिम्मेदारी भी है। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा कि देश की आलोचना और देश का विरोध दोनों एक चीज नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे शहर की सड़क खराब है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अपना शहर पसंद नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने देश के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी नीति पर सवाल करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश को कमजोर करना चाहता हूँ। कई बार सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उम्मीद होती है। जिसे हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती, उसके सुधार की चिंता भी शायद नहीं होती। इसलिए सवाल पूछना अपने आप में विरोध नहीं है। सवाल पूछने का तरीका और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। सवाल पर विचार होने चाहिए, ना कि विवाद। हर सवाल कर सकते हैं हम, लेकिन बिना नफरत के। हम असहमति रख सकते हैं, लेकिन बिना दूसरे इंसान को दुश्मन बनाए। हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन समाधान की इच्छा के साथ। और शायद यही एक परिपक्व लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब जरा अपने आसपास देखिए। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं कि मुझे यह अधिकार चाहिए, मुझे वह स्वतंत्रता चाहिए, मुझे यह सुविधा चाहिए, मुझे यह अवसर चाहिए, और यह सब जरूरी भी है। लेकिन एक परिपक्व समाज सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करता, वह अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। अगर मुझे बोलने की आजादी है तो दूसरे को सुनने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर मुझे अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है तो दूसरे की पसंद का सम्मान करना भी मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर मुझे सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है तो उसे गंदा ना करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, वो मेरा ही हक है। अगर मुझे सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है तो मुझे तथ्यों को समझने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर मुझे मतदान करने का अधिकार है तो सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी है। यही बात समझने लायक है। यानी आजादी और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब सोचिए, हम आज जिस भारत में रह रहे हैं वह हमें विरासत में मिला है, लेकिन सवाल यह है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या विरासत में देंगे। सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था, सिर्फ बड़ी इमारतें, सिर्फ राजमार्ग, सिर्फ तकनीक, या एक ऐसा समाज भी जहां एक बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ सके, जहां उसे उसकी पहचान के कारण कम या ज्यादा ना आंका जाए। ज्यादा शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम ना हो, बल्कि सोचने की क्षमता भी विकसित करें। जहां युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति ना हो, बल्कि समस्या का समाधान खोजने वाला नागरिक भी बने। जहां असहमति को दुश्मनी ना समझा जाए, जहां कानून का सम्मान हो, जहां सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर सुरक्षा की जाए, जहां किसी कमजोर व्यक्ति के अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितना अपने अधिकारों को लिया जाता है। मुझे लगता है आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। हमने आजादी विरासत में पाई है, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए बेहतर समाज बनाना हमारा ही काम है। हमारे पूर्वजों ने अपने समय की लड़ाई लड़ी, अब हमारी लड़ाई शायद अलग है, अलग तरीके से है, और ये हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमारे सामने तकनीक की चुनौतियां हैं, गलत जानकारी की चुनौतियां हैं, समाज में बढ़ती दूरी की चुनौतियां हैं, पर्यावरण की चुनौती है, रोजगार की चुनौती है, शिक्षा की चुनौती है, और सामाजिक असमानता की भी चुनौती है। और इन सब का सामना सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। किसी भी देश की प्रगति पर सिर्फ संसद में नहीं होती है, वह विद्यालय में भी होती है, वह समाज में भी होती है, वह प्रयोगशाला में भी होती है, वह खेल में भी होती है, वह खेत में भी होती है, कार्यालय में भी होती है, और सड़क पर यातायात नियम मानने वाले व्यक्ति में भी होती है।
वह उस विद्यार्थी में भी होती है जो ईमानदारी से पढ़ता है, वह उस शिक्षक में भी होती है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, वह उस व्यापारी में भी होती है जो धोखा देने के बजाय गुणवत्ता देता है, वह उस नागरिक में भी होती है जो कानून को सिर्फ मजबूरी नहीं सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। क्योंकि आखिर में देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश सिर्फ नेताओं से नहीं बनता, देश सिर्फ सेना से नहीं बनता, देश सिर्फ वैज्ञानिकों से नहीं बनता, देश सिर्फ अर्थव्यवस्था से भी नहीं बनता, देश उसके नागरिकों से बनता है जो समझदारी से अपने देश को अपना समझते हैं। और इसलिए एक नागरिक के रूप में मेरा सबसे बड़ा सवाल शायद यही होना चाहिए, मैं अपने देश से क्या ले रहा हूँ, नहीं, उससे भी पहले मैं अपने देश को दे क्या रहा हूँ। हम अक्सर पूछते हैं कि देश ने मुझे क्या दिया, सरकार ने मुझे क्या दिया, व्यवस्था ने मुझे क्या दिया, लेकिन शायद कभी कभी हमें यह भी पूछना चाहिए कि मैंने इस समाज को क्या दिया, मैंने इस देश को क्या दिया, मैंने इस व्यवस्था को क्या दिया, मेरा योगदान यहाँ कहाँ, मैंने आसपास के लोगों के लिए क्या किया, मैंने क्या किसी की मदद की, मैंने किसी गलत जानकारी को आगे बढ़ने से पहले सोचा, नहीं, मैंने किसी दूसरे की बात सुनी, नहीं, मैंने अपनी गलती स्वीकार की, नहीं, मैंने अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्योंकि देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण शायद सामाजिक माध्यमों पर लिखे गए शब्द नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा व्यवहार है। आप यातायात संकेत पर क्या करते हैं, आप सार्वजनिक संपत्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप किसी महिला, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने काम में कितने ईमानदार हैं, आप अपनी गलती मानते हैं या नहीं, आप अफवाहें फैलाते हैं या रोकते हैं। शायद यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़े राष्ट्र का निर्माण करती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि आजादी का सबसे बड़ा खतरा बाहर से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार इंसान खुद अपनी आजादी सीमित कर देता है। डर से, लालच से, आधुनिकीकरण से, नफरत से, अहंकार से और कभी कभी अपनी ही सोच की जिद से। जब हम किसी दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं, जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जब हम अपनी गलती स्वीकार करना बंद कर देते हैं, जब हम हर अलग राय वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, तब हमारी सोच धीरे धीरे बंद होने लगती है। और शायद सबसे बड़ी खतरनाक गुलामी वही है जिसका एहसास ही हमें नहीं होता। क्योंकि बाहरी गुलामी दिखाई देती है, मानसिक गुलामी कई बार नहीं दिखाई देती। आपके पास मोबाइल हो सकता है, लेकिन अगर आप वही सोचते हैं जो आपको बार बार दिखाया जाता है, तो आपकी सोच कितनी स्वतंत्र है, यह सोचने वाला विषय है। आपके पास हजारों किताबें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वही पढ़ते हैं जिससे आप पहले सहमत थे या जिससे आप पहले सहमत हैं, तो आपकी वैचारिक स्वतंत्रता कितनी है। आपके पास बोलने की आजादी हो सकती है, लेकिन अगर आप दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते तो संवाद कहाँ है। और शायद यही स्वतंत्रता का सबसे कठिन हिस्सा है। खुद को स्वतंत्र रखना, अपने विचारों को, अपने विवेक को, अपने निर्णयों को, अपनी अंतरात्मा को। क्या हम सच में आज़ाद हैं? अगर आप मुझसे पूछें क्या भारत आज़ाद है, तो मेरा जवाब बिल्कुल है कि हाँ है। और इस आज़ादी पर हमें गर्व होना चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी हमारे इतिहास के संघर्ष और बलिदानों का परिणाम है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या आज़ादी की यात्रा पूरी हो चुकी है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि देश की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हर पीढ़ी को अपने समय की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पूर्वजों के सामने अलग चुनौतियां थीं, हमारे सामने अलग चुनौतियां हैं, आने वाली पीढ़ी के सामने अलग तरह की चुनौतियां होंगी। तो चुनौतियां तो बदलती रहेंगी। इसलिए स्वतंत्रता दिवस सिर्फ अतीत को याद करने का दिन नहीं है,
ये भविष्य के बारे में सोचने का दिन है। ये खुद से पूछने का भी दिन है, मैं अपने देश को बेहतर बनाने में क्या योगदान दे रहा हूँ। ये सवाल अपने आप से पूछने का भी दिन है। मैं अपने आसपास के समाज को कितना बेहतर बना रहा हूँ, मैं अपनी सोच को कितना स्वतंत्र रख रहा हूँ, मैं अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को कितना समझ रहा हूँ, और सबसे जरूरी, क्या मैं आने वाली पीढ़ी के लिए अपने समय से थोड़ा बेहतर भारत छोड़कर जाना चाहता हूँ या नहीं। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है बिना डर के सवाल पूछना, बिना नफरत के असहमति रखना, बिना भेदभाव के आगे बढ़ना, बिना अंधानुकरण के सोचना, बिना झूठ फैलाए जानकारी साझा करना, बिना किसी को दबाए अपनी बात रखना और अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझना। आज़ादी का मतलब यह नहीं है कोई सीमा नहीं। आज़ादी का मतलब है कि हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल समझदारी से करें, क्योंकि अगर मेरी आज़ादी किसी दूसरे इंसान के अधिकार को छीन रही है तो वह आज़ादी नहीं, वह स्वार्थ कहलाता है। अगर मेरी आवाज़ किसी दूसरे की आवाज़ को हमेशा दबाने लगे तो वह स्वतंत्रता नहीं है। अगर मेरी विचारधारा मुझे दूसरे इंसान से नफरत करना सिखा दे तो शायद मुझे अपनी सोच पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। और मेरा देश मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसकी उपलब्धियों पर गर्व करता हूँ, तो मुझे इतना जिम्मेदार भी होना चाहिए कि उसकी कमियों को सुधारने के बारे में मैं इच्छा भी रख सकूं, उसके बारे में मैं प्रयास भी कर सकूं। क्योंकि मजबूत राष्ट्र वे नहीं होते जिनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। मजबूत राष्ट्र वे होते हैं जहां सवालों का सामना करने का साहस होता है, जहां नागरिक जागरूक होते हैं, जहां संस्थाएं मजबूत होती हैं, जहां कानून का सम्मान होता है, जहां लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है और जहां लोग अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। तो इस 15 अगस्त जब तिरंगा देखिएगा, जब राष्ट्रगान सुनिएगा, जब स्वतंत्रता सेनानियों को याद करिएगा, तो सिर्फ यह मत सोचिएगा कि हम आज़ाद हैं। एक पल के लिए यह भी सोचिएगा कि इस आज़ादी की कीमत को मैं अपनी जिंदगी में कैसे सम्मान दे रहा हूँ। क्या मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने देश के कानून का सम्मान कर रहा हूँ? क्या मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान कर रहा हूँ? क्या मैं बिना जांचे किसी बात को आगे तो नहीं बढ़ा रहा? क्या मैं अपनी सोच को दूसरों के हाथ में तो नहीं दे रहा? क्या मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि 1947 में हमारे पूर्वजों ने हमें एक आज़ाद देश दिया था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ एक आज़ाद देश नहीं, एक बेहतर देश दें। और शायद यही आज़ादी की सबसे खूबसूरत परिभाषा है। देश से सवाल करना देश का विरोध करना नहीं है। कभी कभी सवाल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमें अपने देश से उम्मीद होती है, और उम्मीद शायद किसी भी मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ तिरंगे को सलाम मत कीजिए, उस विचार को भी सलाम कीजिए जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। एक ऐसा भारत जहां इंसान अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके, जहां नागरिक अपने अधिकारों को समझे, जहां जिम्मेदारियों से भागा ना जाए, जहां सवाल पूछने की हिम्मत हो, जहां असहमति को दुश्मनी ना बनाया जाए, जहां देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं व्यवहार में दिखाई दे। और शायद तब हम सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि भारत आज़ाद है, लेकिन गर्व से यह भी कह पाएंगे कि हमने उस आज़ादी को समझा है, हमने उसकी कीमत को महसूस किया है और हमने अपनी तरफ से उसे और मजबूत बनाने की कोशिश की है। क्योंकि 1947 में मिली आज़ादी हमारी विरासत है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भारत बनाना
हमारी जिम्मेदारी है और शायद इसी जिम्मेदारी को समझना ही सच्ची आज़ादी है। धन्यवाद। जय हिंद।